जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत ही विशाल पथरीला पठार जो समुंदर तल से करीब 180 मीटर की ऊंचाई पर है। और नीचे 80,000 से ज्यादा सैनिकों की एक बहुत ही खूंखार दुश्मन सेना ने चारों तरफ से घेरा डाल रखा है। मतलब बचने का कोई रास्ता नहीं है। कोई भी रास्ता नहीं। बिल्कुल। और अगर किले के दरवाजे खोलकर आत्मसमर्पण कर दिया जाए तो शायद जान बख्शी जा सकती है। हाँ, ये एक विकल्प था उनके पास। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद किले के भीतर मौजूद हजारों लोग एक बहुत ही सचेत और बहुत ही सोचा समझा निर्णय लेते हैं। वो दरवाजे नहीं खोलते। इसके बजाय जो योद्धा हैं वो एक आखिरी आत्मघाती हमले के लिए तैयार होते हैं और हजारों स्त्रियां खुद को आग के हवाले कर देती हैं। ये बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है ना? और सबसे बड़ी बात, एक बार नहीं, इतिहास में ऐसा 3 बार होता है। तो आज जिन ऐतिहासिक दस्तावेजों पर हम इस गहन चर्चा में बात कर रहे हैं, उनका केंद्र कोई मामूली भौगोलिक संरचना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये भारत का सबसे बड़ा दुर्ग चित्तौड़गढ़ है। और आज हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो केवल ईंट पत्थरों की बात करना नहीं है। हम उस आइडिया को डिकोड करना चाहते हैं जिसने इस जगह को स्वाभिमान का एक ऐसा प्रतीक बना दिया जहां मृत्यु को जीवन से ज्यादा तरजीह दी गई। सही कहा आपने। और इस किले की कहानी और इसकी जो पूरी ग्रेविटी है ना, उसे समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके भौतिक आकार को समझना होगा। दस्तावेज बताते हैं कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित ये दुर्ग करीब 700 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। 700 एकड़, मतलब ये तो... हाँ, ये कोई छोटा इलाका नहीं होता। ये एक पूरे शहर को अपने भीतर समेटे हुए था। लेकिन केवल इसका आकार इसे खास नहीं बनाता। तो और क्या खास है इसमें? इसका जो सामरिक और भौगोलिक महत्व था ना, उसी ने इसे सत्ता और संघर्ष का एक बहुत बड़ा केंद्र बना दिया। यहीं पर मेरे दिमाग में एक बहुत ही बुनियादी सवाल आता है। 700 एकड़ का एक शहर जो एक पहाड़ी की चोटी पर बसा हो, कोई इसे कैसे चला सकता है? बहुत वाजिब सवाल है। मतलब मेरा पॉइंट यह है कि जब नीचे से दुश्मन घेराबंदी कर ले, जो हम जानते हैं कि कभी-कभी महीनों या सालों तक चलती थी, तो इतनी बड़ी आबादी को उस ऊंचाई पर खाना और पानी कैसे मिलता था? हाँ, ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता था, ये जानना बहुत दिलचस्प है। एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत ही तकनीकी और वास्तुकला से जुड़ा हुआ पहलू है। चित्तौड़गढ़ केवल एक सैन्य ढांचा या मिलिट्री बेस नहीं था। अच्छा। ये अपने आप में एक पूरा सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम था। अच्छा। हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि इस पठार के प्राकृतिक ढलान को इस तरह से इस्तेमाल किया गया था कि बारिश का पानी जमा हो सके। बिल्कुल। बारिश की एक एक बूंद को संजोया जा सके। इसके अंदर कई दर्जन जल निकाय बनाए गए थे, जैसे तालाब, कुएं और बावरियां। ओहो। और सिर्फ पानी ही नहीं, 700 एकड़ में से एक बड़ा हिस्सा खेती के लिए सुरक्षित रखा गया था। मतलब किले के अंदर ही खेती होती थी? हाँ, तो अगर बाहर से सप्लाई चेन पूरी तरह से काट भी दी जाए तो भी ये दुर्ग एक बड़ी आबादी को लंबे समय तक जिंदा रख सकता था। क्या बात है! मतलब ये सिर्फ एक किला नहीं था बल्कि एक अभेद्य तिजोरी थी। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, इतनी मजबूत तिजोरी होने के बावजूद ये लगातार हमलों का शिकार क्यों रहा? क्या ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि ये दिल्ली से मालवा और गुजरात के बंदरगाहों तक जाने वाले व्यापारिक मार्ग पर था? मतलब क्या सारी लड़ाई सिर्फ पैसे और सत्ता की थी? शुरुआत में तो इसका सामरिक और आर्थिक महत्व ही सबसे बड़ा कारण था। अच्छा। कोई भी साम्राज्य जो उत्तर भारत से पश्चिम के व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण चाहता था, उसे चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करना ही पड़ता। लॉजिकल है। इतिहासकारों के अनुसार 7वीं शताब्दी में चित्रांगत मौर्य ने इसकी नींव इसी रणनीतिक लाभ के लिए रखी थी। लेकिन 8वीं शताब्दी में जब बप्पा रावल ने इस पे अधिकार किया और मेवाड़ राज्य की स्थापना हुई, तब से इस जगह का पूरा नैरेटिव ही बदल गया। नैरेटिव बदल गया? मतलब कैसे? मतलब ये केवल एक टोल बूथ या सत्ता का केंद्र नहीं रहा। बप्पा रावल और उनके बाद आने वाली पीढ़ियों ने एक ऐसी विचारधारा की नींव रखी जहां ये दुर्ग राजपूतों की आत्मा और मर्यादा का प्रतीक बन गया। एग्जैक्टली, उनकी आत्मा का प्रतीक बन गया। लेकिन एक विचारधारा के नाम पर अपनी पूरी कौम को दांव पर लगा देना, मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगा। बताइए। अगर हम इसे विशुद्ध रूप से एक सैन्य रणनीति या टैक्टिकल नजरिए से देखें तो ये मुझे एक रणनीतिक आत्महत्या जैसी लगती है। स्ट्रेटेजिक सुसाइड। हाँ, जब आपको पता है कि दुश्मन की सेना आपसे 10 गुना बड़ी है तो अपने सबसे बेहतरीन योद्धाओं को एक हारी हुई लड़ाई में झोंक देना
और औरतों का जौहर के लिए आग में कूद जाना, क्या ये समझदारी थी? मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। मतलब अगर वे पीछे हट जाते, जंगलों में जाकर गुरिल्ला युद्ध करते, तो क्या वे बाद में बेहतर तरीके से नहीं लड़ सकते थे? जान बचाना ज्यादा जरूरी नहीं था? ये बहुत ही जायज सवाल है, और आज का जो आधुनिक सैन्य विज्ञान है वो शायद इसे आत्महत्या ही कहेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर हम मध्यकालीन युद्धों के मनोविज्ञान को समझे, जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर उस समय चलता था, तो ये तस्वीर बिल्कुल अलग दिखती है। कैसे? जरा समझाइए। उस दौर में जीत का मतलब केवल एक जमीन के टुकड़े पर कब्जा करना नहीं होता था। जीत का मतलब था हारे हुए राजा के खजाने, उसकी स्त्रियों और सबसे महत्वपूर्ण, उसके स्वाभिमान पर कब्जा करना। ओहो। इसी से एक विजेता का नैरेटिव बनता था। तो साका और जौहर पीछे हटने या हार मानने के तरीके नहीं थे। तो वो क्या थे? ये दरअसल दुश्मन को उसकी अंतिम जीत से वंचित करने के बेहद क्रूर लेकिन प्रभावी तरीके थे। मतलब वे दुश्मन के हाथ कुछ भी लगने ही नहीं देना चाहते थे। ठीक यही बात है। साका उस अंतिम युद्ध को कहते हैं जहां योद्धा केसरिया बाना पहनकर ये तय कर लेते हैं कि वे वापस नहीं लौटेंगे। शहादत के लिए निकल पड़ते हैं। हाँ, और जौहर ये सुनिश्चित करता था कि दुश्मन को केवल राख और पत्थर ही मिले। बाप रे। जब हमलावर सेना किले में प्रवेश करती तो उन्हें न कोई संपत्ति मिलती, न बंदी बनाने के लिए लोग, और न ही कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वे अपना गुलाम कह सके। मतलब दुश्मन जमीन तो जीत लेता था, लेकिन मनोवैज्ञानिक युद्ध में वो पूरी तरह से हार जाता था। एग्जैक्टली। उनका स्वाभिमान कभी जीता नहीं जा सका। यार, ये एक बहुत ही खौफनाक लेकिन शक्तिशाली विचार है कि आप हार कर भी दुश्मन को जीतने नहीं देते। नैरेटिव कंट्रोल का यह सबसे चरम रूप है। बिल्कुल। और मुझे लगता है इसी मनोविज्ञान ने चित्तौड़गढ़ को इतिहास के 3 सबसे भयंकर आक्रमणों से गुजरने की ताकत दी। हाँ, हमारे स्रोतों में भी इन्हीं 3 साकों का जिक्र है। और ये केवल युद्ध नहीं थे, वे इसी विचारधारा के टेस्ट थे। 1303 में पहला साका हुआ जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। लोक कथाएं भले ही रानी पद्मिनी की सुंदरता को उसका कारण बताती हैं, लेकिन असल में ये उसी विस्तारवादी नीति और मनोवैज्ञानिक वर्चस्व की लड़ाई थी। सही कहा। और उस पहले आक्रमण ने एक तरह का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया, एक मसल मेमोरी की तरह। हाँ, जब राजा रावल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हजारों स्त्रियों ने अग्नि में प्रवेश किया, तो उस घटना का जो सदमा था और जो गर्व था, वो मेवाड़ की आने वाली पीढ़ियों के खून में शामिल हो गया। वो एक लेगेसी बन गई। बिल्कुल। यही कारण है कि जब 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने दूसरा आक्रमण किया, तो राजपूतों को यह सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि क्या करना है। परिस्थितियां वैसी ही थीं। हाँ, और एक बार फिर चित्तौड़ की धरती ने दूसरा साका और जौहर देखा। दस्तावेजों में एक बहुत ही प्रभावशाली पंक्ति मिलती है, चित्तौड़ गिरा पर झुका नहीं। बहुत पावरफुल लाइन है। किले की दीवारें भले ही टूट गई, लेकिन उनका जो आइडिया था ना, वो कभी किसी के सामने नहीं झुका। कभी नहीं। लेकिन यहां आकर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। 1567-68 का तीसरा साका। हाँ, ये सबसे अलग था। इस बार सामने था मुगल सम्राट अकबर, और यहां केवल 2 सेनाएं नहीं टकरा रही थीं, बल्कि 2 पूरी तरह से अलग युग टकरा रहे थे। तकनीक एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बनकर सामने आ चुका था। ये युद्ध के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अकबर की सेना के पास केवल संख्या ही नहीं थी, उनके पास भारी तोपखाने और बारूद की मारक क्षमता थी। तोपें आ चुकी थीं। हाँ। और अब तक चित्तौड़गढ़ का जो भौगोलिक लाभ था कि वो ऊंचाई पर है और दुश्मन नीचे से पत्थर या तीर से दीवारें नहीं तोड़ सकता, हाँ, वो एडवांटेज खत्म हो गया। बिल्कुल। बारूद ने उसे रातों रात खत्म कर दिया। तोप के गोलों के सामने ऊंचाई का ये लाभ शून्य हो गया। इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। जब तोपें दीवारें गिरा रही थी, तो तलवारों से लड़ना क्या एक जिद थी? कैसे? मतलब स्रोतों के अनुसार महाराणा उदय सिंह उस समय एक रणनीतिक निर्णय लेते हुए उदयपुर चले गए थे, जो कि मेरी नजर में एक स्मार्ट मूव था। हाँ, वो एक टैक्टिकल रिट्रीट था। गुरिल्ला युद्ध के लिए वो एक सही कदम था। लेकिन फिर जयमल और पत्ता जैसे वीर किले में ही क्यों रुक गए? अगर पता था कि तलवारें तोपों का मुकाबला नहीं कर सकती, तो सबको ही अरावली की पहाड़ियों में चले जाना चाहिए था। वहां रुककर मरने का क्या तर्क था? इस बात को समझने के लिए हमें फिर से उसी आइडिया ऑफ मेवाड़ पर लौटना होगा। अच्छा। महाराणा उदय सिंह का जाना एक सैन्य निर्णय था ताकि मेवाड़ का नेतृत्व और राजवंश
सुरक्षित रहे। ठीक है। लेकिन अगर चित्तौड़गढ़ को बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी लड़ाई के मुगलों को सौंप दिया जाता तो वो विचारधारा हमेशा के लिए मर जाती। ओहो, मतलब किसी को तो रुकना था। हाँ, जयमल और पत्ता का रुकना एक सैन्य रक्षा नहीं थी, वो एक प्रतीकात्मक रक्षा थी, एक सिंबॉलिक डिफेंस। तोपों और बारूद ने किले की दीवारों को नष्ट कर दिया था, लेकिन उन तलवारों और अदम्य इच्छा शक्ति ने ये सुनिश्चित किया कि जो तीसरा और सबसे बड़ा जौहर हुआ वो इतिहास में एक शहादत के रूप में दर्ज हो। क्या बात है। बारूद के पास नष्ट करने की शक्ति थी, लेकिन जयमल और पत्ता के उस आखिरी युद्ध ने उस विनाश को भी गौरव में बदल दिया। प्यारे, बहुत गहरे स्तर पर सोचने पे मजबूर करता है। एक तरफ विनाश है, बारूद है, तोपें हैं और खून से सनी हुई दीवारें हैं, लेकिन जो स्रोत हम खंगाल रहे हैं वे इस जगह के बारे में एक और बात बताते हैं जो किसी विरोधाभास या पैराडॉक्स से कम नहीं है। आप किस पहलू की बात कर रहे हैं? इतनी हिंसा और हर वक्त सिर पर मंडराती मौत के बीच ये किला कला, संस्कृति और परम शांतिपूर्ण भक्ति का भी एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। बिल्कुल, और ये चित्तौड़गढ़ का वो पहलू है जिसे अक्सर युद्धों की कहानियों के शोर में अनसुना कर दिया जाता है। हाँ, लोग सिर्फ लड़ाइयों की बात करते हैं, जबकि इस दुर्ग के भीतर महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया विजय स्तंभ है, जो वास्तुकला का एक मास्टरपीस है। वहीं पर जैन धर्म को समर्पित कीर्ति स्तंभ भी है, जो पूरी तरह से अहिंसा और शांति का प्रतीक है। बिल्कुल अलग विचारधारा। हाँ, जल के बीच स्थित रानी पद्मिनी का महल है, और इन सबसे बढ़कर मीराबाई का वो मंदिर है जहां उनकी भक्ति ने वो अमर कविताएं रची जिन्हें हम आज भी गाते हैं। और मुझे यही बात सबसे ज्यादा हैरान करती है। क्यों? क्योंकि ये तो एक प्रेशर कुकर जैसी स्थिति है ना। हाँ, एक ऐसा समाज जो हर पल युद्ध के लिए तैयार है, जिसे पता है कि किसी भी दिन बाहर से तोपें चल सकती हैं और उन्हें अपनी जान देनी पड़ सकती है। हाँ, वो समाज इतनी कोमल और खूबसूरत कला का सृजन कैसे कर सकता है? तलवार चलाने वाले हाथ कीर्ति स्तंभ की बारीक नक्काशी कैसे कर सकते हैं? एक योद्धा समाज के बीच मीरा की निश्चल भक्ति कैसे पनप सकती है? अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक नजरिया दें तो ये प्रेशर कुकर वास्तव में कैटलिस्ट का काम कर रहा था, एक उत्प्रेरक की तरह। हाँ, होता क्या है कि जब किसी समाज या व्यक्ति के भीतर मृत्यु का भय पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जब ये निश्चित होता है कि जीवन केवल एक अस्थायी पड़ाव है और सम्मान ही शाश्वत है, हाँ। तो मृत्यु की जो एंग्जाइटी या घबराहट होती है वो मिट जाती है। ओहो, मृत्यु का डर ही खत्म हो गया। बिल्कुल, और जब मृत्यु का डर नहीं होता तभी इंसान जीवन को उसकी चरम गहराई तक जी सकता है। चित्तौड़ के लोगों को ये आजादी थी। क्या बात है। इसी असीम आजादी ने उन्हें युद्ध के मैदान में भी निर्भय बनाया और कला और भक्ति के क्षेत्र में भी। वे भविष्य के लिए कुछ बचाकर नहीं रख रहे थे। वे जो भी बना रहे थे, चाहे वो इमारत हो या मीरा के गीत, वे अनंत काल के लिए बना रहे थे। यार, ये बहुत ही पावरफुल इंसाइट है। मृत्यु की निश्चितता ने जीवन की घबराहट को खत्म कर दिया। शहादत और सृजन दोनों ही उस समाज के लिए असीम आजादी के रूप थे। एग्जैक्टली। तो चर्चा को समेटते हुए अगर हम अपने स्रोतों के आखिरी हिस्से पर नजर डालें तो 2013 में यूनेस्को ने इस दुर्ग को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। लेकिन आज की हमारी इस चर्चा के बाद ये बहुत साफ हो जाता है कि ये वैश्विक सम्मान केवल 700 एकड़ के इस पथरीले पहाड़ या इसके खंडरों को नहीं मिला है। बिल्कुल नहीं, ये सम्मान उस अमूर्त विरासत को मिला है, उस भावना को मिला है जिसने हार को भी इस तरह से गले लगाया कि जीतने वाला खुद को हारा हुआ महसूस करे। सही कहा। चित्तौड़गढ़ हमें यही सिखाता है कि स्वतंत्रता कभी भी मुफ्त नहीं मिलती। इसकी एक कीमत होती है जो कई बार पीढ़ियों को अपने खून से चुकानी पड़ती है। बिल्कुल। इतिहास में राज्य बनते और बिगड़ते हैं, भूगोल बदल जाता है, लेकिन जो शौर्य और बलिदान होता है वो एक विचार के रूप में हमेशा मर रहता है। और इसी बात से एक अंतिम विचार जन्म लेता है। वो क्या? आज के इस आधुनिक युग में जब युद्ध तलवारों और तोपों से नहीं लड़े जाते, जब लड़ाइयाँ जमीन के लिए कम और हमारे दिमाग, हमारी स्क्रीन और सूचनाओं के बीच ज्यादा लड़ी जा रही हैं, तब हमारे जीवन का चित्तौड़गढ़ क्या है? ये सोचने वाली बात है। आज जब हर छोटी चीज के लिए समझौता कर लेना आम बात हो गई है, तो हमारे भीतर वे कौन से मूल्य हैं, हमारा वो कौन सा स्वाभिमान है जिसके लिए हम आज भी अडिग खड़े रह सकते हैं और कह सकते हैं कि हम टूट सकते हैं लेकिन झुकेंगे नहीं। ये सचमुच एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए।
क्या आज हमारे पास कुछ ऐसा है जिसके लिए हम अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं? इसी गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ हम आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।